हेलो एवरीवन, माय नेम इज मासू सारस्वत। आई एम फ्रॉम टपलाटी श्री सिटी। सो हम अपने पिछले लेक्चर में डिटर्मिनेंट नामक चैप्टर से कुछ 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम उसके नेक्स्ट 15 के बाद जितने क्वेश्चन आते हैं और जितने मैक्सिमम हो सके उतना ट्राई करेंगे करने का, साथ साथ सॉल्व करेंगे सारे लोग। ओके। सो 16th क्वेश्चन। तो 16th क्वेश्चन है, वी नीड टू शो so that ABC is an isosceles triangle if the determinant। देखो, अगर डिटर्मिनेंट जीरो है इस पूरे मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है, तो हमें ये प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। ओके। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रॉब्लम है, तो इसमें थोड़ा सा अच्छे से ध्यान लगाना पड़ेगा। ओके। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा तो ज्यादा फायदे में रहेगा। ये हम इसको बाद में और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। ओके। सो हम इसको पहले अप्लाई कर रहे हैं। C1 को हम लिखेंगे C1 - C3। C1 को हम लिख रहे हैं C1 - C3, और C2 को हम लिख रहे हैं C2 - C3। ओके। तो C1 को लिखा C1 - C3 और C2 को लिखा C2 - C3। ओके। तो ये दो रिप्रेजेंटेशन के बाद हम एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि हमारी मैट्रिक्स अब हो गई है 0 0 1। और इधर है cos A, cos A - cos C, cos B - cos C, cos B - cos C, और 1 + cos C। ओके। और नीचे, नीचे फिर से अगर इसको और सॉल्व करें तो नीचे भी इसी प्रकार से कुछ आएगा। नीचे आएगा cos² A + A, मतलब cos² A + cos A, cos²B + cos B, cos²C + cos B। तो यहां से हम अ, अगर चाहें तो एक बार और इसको सॉल्व कर लें कि C1 को यहाँ पर हम लिख सकते हैं C1 - C3, और C2 को लिख सकते हैं हम C2 - C3। ओके। तो एक और मतलब किया था ना जो हमने, यही वाला किया था। तो ये वाले स्टेप अब नहीं, तो क्या आया इन स्टेप्स के बाद, ये वाली मैट्रिक्स बन गई। और अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब हमें करना पड़ेगा थोड़ी सी चीजें कॉमन। तो कॉमन लेंगे इसमें, तो सबसे पहले कॉमन लेंगे C1 से, तो कॉलम 1 है ना, उस कॉलम 1 से हम इसमें कॉमन ले लेंगे। cos A - cos C कॉमन ले लेंगे, cos A - cos C कॉमन ले लेंगे इससे। और इसके कॉमन लेने के बाद फिर हम कॉस मतलब C2 से, ये लिया C1 से, और C2 से हम कॉमन लेंगे cos B - cos C। तो cos cos C2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं और C1 को लिख देंगे इस प्रकार। तो C1 C2 हो गया। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट हम ओके। तो कॉमन लिया था सबसे पहले C1 में से A, cos A - cos C, और C2 से क्या लिया cos B - cos C। अब ओके। तो फिर अब इसमें से कॉमन लेने के पश्चात क्या बच गया। ओके। तो cos A - cos B इंटू cos B - cos C मल्टीप्लाइड बाई ऑल ओवर रिमेनिंग मैट्रिक्सेस। तो ऑल ओवर रिमेनिंग मैट्रिक्स क्या बची, 0 0 1 1 1 + cos C, और इधर बचेगा cos A + cos C + 1, cos B + cos C + 1, और cos²C + cos C। ओके। अब अब हमें एक और अप्लीकेशन करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो वी नीड टू सॉल्व इट। ओके। तो हमें करना पड़ेगा C1 को रिप्लेस करना पड़ेगा C1 - C2 से। तो अब अ, जो लास्ट लास्ट वाला है उसमें क्या होगा, जो 1 था ये 0 हो जाएगा। ओके। ये 0 हो जाएगा, और cos A - cos B बचेगा इसके नीचे, cos A - cos B बचेगा। ओके। तो नेट नेट सॉल्व होके क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा cos A =
कॉस सी और कॉस बी इक्वल टू कॉस सी, ओके, या फिर कॉस सी इक्वल टू कॉस, ओके। तो ये इससे हमें पता लगा कि या तो ए इक्वल टू सी है, या फिर बी इक्वल टू सी है, और या फिर ए इक्वल टू बी है। तो इन तीनों में से एक कंडीशन है। अगर तीनों में से एक कंडीशन है, यानी कि दो एंगल सेम है और तीसरा डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है, ओके। तो इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो यही प्रूव करना था हमें। तो अभी आते हैं हम अपने कुछ एक बीच में क्वेश्चन और है, ये 17 नंबर क्वेश्चन के है। फाइंड ए इनवर्स निकालना है इसका। इफ ए ये दे रखा है, एंड सो दैट ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3i/2। तो देखो, अब ए इनवर्स हमें निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो ए इनवर्स है ना, तो ए इनवर्स को ए स्क्वायर माइनस 3i/2, ओके। तो ए स्क्वायर माइनस 3i/2, तो ए स्क्वायर कर देते हैं सबसे पहले। तो ए स्क्वायर करने के पश्चात क्या आएगा हमारे पास? 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1 और 2, और 3i है तो 3i, ओके। 3i हो जाएगा, बाई 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये नेट हमारे पास क्या बचेगा? ए इनवर्स बचेगा हमारे पास 1/2 ऑफ -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1 एंड -1, ओके। ये हो जाएगा इनवर्स अपना, ये हो जाएगा प्रूफ, ओके। ये हो गया प्रूफ। हमने कुछ नहीं किया, बस इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड किया है, और कुछ। अब आते हैं लॉन्ग आंसर पे। मे बी लॉन्ग आंसर भी है, 23 क्वेश्चंस वी हैव लॉन्ग आंसर। तो आज हम अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। लॉन्ग आंसर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इनको तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो मेनली होते हैं हमारे जेई के पर्सपेक्टिव के लिए, तो उन क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। तो चूज करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो इफ 2x 5 8x इक्वल टू ये है, तो हमें x फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस x की वैल्यू केवल एक ही वैल्यू से निकाल सकते हैं, बाकी किसी और मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं है। तो देखो, यहाँ पर x की वैल्यू -7 3 दे रखा है। x की वैल्यू यहाँ पर हो गई 3, ओके। लेकिन लेकिन क्या गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि हम, देखो आपने सोचा होगा कि ऐसे ये कर दें तो आंसर हो जाएगा अपना सही, लेकिन गड़बड़ ये है कि ये जो 8 है, ये इससे मैच कर ही नहीं रहा है। तो अब क्या होगा? अब हम कैसे निकालेंगे? तो हम इसको अब कंपैरिजन करके नहीं निकाल सकते। अब हमें इसे थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। हो जाएगा 2x² माइनस 48 इक्वल टू 18 प्लस 14, ओके। तो हो गया 2x² -40 इक्वल टू 18 और 14 कितना होता है? इट इज लाइक 22 मे बी। 18 और 22 देन 32, ओके। ये हो गया 32, और 2x² हो जाएगा 32 एंड 40, जोड़ देंगे दोनों को। तो 32 एंड 40 क्या होता है? 72। 72/2 करेंगे तो 36 हो जाएगा, और x² क्या आ जाएगा? +/-6। तो ये इस प्रकार आंसर है अपना। अगर कोई कह दे कि x = 3, बस खत्म हो गया, आंसर गलत। तो अब देखो, जहाँ पे भी कुछ ऐसी चीजें मिल जाए, यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा था, बाकी सबको देखना पड़ता है। ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, तो कुछ गड़बड़ होगा इसमें, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? इसमें या तो अ, या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि C1 जो है उसमें
सी मतलब C1 को रिप्लेस करते हैं अगर हम C1 - C3 से, C1 को रिप्लेस करें C1 - C3 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त हो जाएगा हमें -(b) -(c) -(a) b+c, c+a, a+b, a, b, c। तो ये प्राप्त हो रहा है। अभी हम इसमें एक और ऑपरेशन लगाएंगे, क्या? ये C2 को रिप्लेस करेंगे हम C2 + C3 से। ओके, तो एक रिप्लेसमेंट और है ये। तो इस रिप्लेसमेंट के बाद हमारे पास क्या बचेगा? इस रिप्लेसमेंट के बाद हमें बचेगा, देखो, ये जो माइनस है पूरा, ये तो ओवरऑल माइनस बाहर ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये ओवरऑल माइनस बाहर ले लिया हमने, माइनस बाहर है एक। इस ऑपरेशन के बाद बचेगा B, C, A, C, A, B, A, B, C। ओके, तो अभी इसको अगर सॉल्व करें अंततः, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा ये वाला ऑप्शन। ओके, तो देखो, इसको आप लर्न भी कर सकते हो। कैसे लर्न करना है इसको? ऐसी मैट्रिक्स कभी भी आए तो ऐसा होगा ABC, मतलब अ, अगर आप रो वाइज देखो तब भी ABC दिखेगा, कॉलम वाइज देखो तब भी ABC दिखेगा, बस उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। ये है इसकी पहचान। देखो, इधर देख रहे हैं तो ABC, ये भी ABC, ये भी ABC, इधर से देख रहे हैं तभी ABC, ABC, ABC। बस चेंज क्या है? चेंज है केवल और केवल इसके इसकी वैल्यूज किस तरह हैं, इस पे डिपेंड करता है। मतलब ABC ही होनी चाहिए। तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, A³ B³ C³ -3ABC। ये A+B मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन है। ओके, बाइनरी मतलब एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है इस तरह की, किसी भी एक इस फॉर्मूले का। ओके, अभी 26th क्वेश्चन। द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेक्स इज 9 यूनिट, देन वी नीड टू फाइंड द के। अब देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है 1/2, जो कि 9 है हमारे पास। तो -301, 301, 0 K1 = 9 दे रखा है। तो हमें इसको फाइंड करना। तो अभी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, -3 ऐसा कर रहे हैं तब तक 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इधर ये 18 हो जाएगा। इधर से हम ये हटा भी सकते हैं। तो -3 कॉमन लेके, ये 0, ये -K, और ये 0 ही है तो +1, तो 3K। तो दोनों साइड से 3K आ रहा है, तो 6K = 18, यानी कि K = 3। तो K = 3 अपना यहाँ पे आंसर है। ओके, तो K = 3 ये आंसर हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 27 क्वेश्चन का डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले ऐसा करो, ये जो इसमें से पहले वाले में से B कॉमन ले लो, इसमें से A कॉमन ले लो, इसमें से इसमें से C कॉमन ले लीजिए। तो ABC यहाँ से कॉमन हो जाएगा। तो इसको हम ABC × B - A, सॉरी, B × B - A। ओके, और ऐसा ही इसमें से भी कॉमन ले लो। तो क्या बचेगा इसमें से? B पूरे उसमें से, ये B - A इधर है, ये पूरे वाले में से B - A कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी B - A कॉमन आ जाएगा। तो दोनों जगह से हम B - A कॉमन ले लेंगे। तो B - A होल स्क्वायर, और क्या बचा? ये हो जाएगा B, A, C, B - C, A - B, C - A, और इधर क्या बचा? C, B, A। ओके, तो ये बचा। अभी हम अप्लाई कर देते हैं एक और मेथड, C2 को रिप्लेस कर दें C2 - C3 से। तो ये क्या हो जाएगा? ये वही ABC वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा हमारे पास। ओके, तो क्या कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे सारे मतलब हर हम कहीं से भी देखें, वो दिखे हमें केवल और केवल एक ABC की मैट्रिक्स।
केवल और केवल, वो भी डिस्टिंक्ट हर जगह पे, कभी कॉमन नहीं होगी वो। ओके, तो एबीसी, नहीं नहीं, ये थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें। इसमें ये चेंज होगा कि ये बी रहेगा, ये बी रहेगा, ये सी रहेगा, ये ए रहेगा, ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, ये सी रहेगा, ये सी रहेगा, ये रे रहेगा। तो ये दोनों सेम है। अब सेम है तो ए बी सी और कॉमन निकाल लीजिए, और कॉमन निकालेंगे तो देखो ये दोनों सेम हो गए। तो ये दोनों सेम हो गए थे मतलब, अगर किसी मैट्रिक्स में या फिर डिटर्मिनेंट में मतलब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है और उसके कोई दो कॉलम या फिर कोई दो रो सेम है, तो वो उसका डिटरमिनेंट हुआ जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। ओके, तो ये ओके, ये हो गया क्वेश्चन। नन ऑफ दीज इसका आंसर है। तो अभी हम अपना क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। तो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो, इसका डिटरमिनेंट है। ओके, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम इसको पूरा एक्सपेंड कर दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। फुल्ली एक्सपेंड कर दीजिए। तो इसमें क्या रहेगा कि साइन, साइन रहेगा और ये साइन स्क्वायर प्लस माइनस कॉस स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी कॉस लेंगे तो ये कॉस साइन, कॉस मतलब साइन कॉस माइनस कॉस स्क्वायर, ओवरऑल माइनस है तो कॉस इंटू साइन कॉस माइनस कॉस स्क्वायर। अब नेक्स्ट कॉस एक और है, कॉस। अब इसमें से ये कॉस स्क्वायर, ये कॉस साइन, ये कॉस स्क्वायर माइनस कॉस साइन, कॉस थीटा साइन थीटा। तो अभी एक आप चीज नोटिस कर रहे होगे कि जो दोनों हैं ये दोनों सेम है। वो कैसे, अगर इसमें नेगेटिव साइन अंदर लेके जाओ तो बाजी पलट जाएगी और सेम हो जाएगी। तो ये टू टाइम्स हमको लिख सकते हैं इसको, टू टाइम्स ये हो गया, इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है। तो साइन, साइन स्क्वायर प्लस माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर साइन थीटा। और नीचे क्या बचा, टू ऑफ कॉस स्क्वायर साइन थीटा माइनस टू, पर ये प्लस हो जाएगा, प्लस टू कॉस क्यूब थीटा। तो ये बचा, तो ये सिंगल बचेगा, ये टू हट जाएगा यहाँ से। तो क्या बचेगा अभी, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस टू कॉस क्यूब थीटा। ओके, तो ये बचा। अभी यहाँ से हम प्रूव कर लेंगे इसको, मतलब इसमें से अब थोड़ी सी कॉमन वॉमन ले लेके, कॉमन वॉमन लेके हम इसे फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, टू कॉस थीटा, टू हम लिख सकेंगे माइनस साइन थीटा और साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो एक इस तरह की एक अगर ये जीरो है तो साइन इक्वल टू कॉस आएगा। साइन इक्वल टू कॉस कब होता है, साइन इक्वल टू कॉस होता है पाई बाई फोर पे, जो कि होता है वन बाई रूट टू। ओके, तो ये है हमारे पास ओनली रियल रूट है। ओके, तो ओनली वन रियल रूट है माइनस फाइव बाई फोर टू फाइव बाई फोर के बीच में। तो आंसर है इसका सी। चलिए 29 क्वेश्चन करते हैं। इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल देन डिटरमाइन। तो ए बी सी एंगल ऑफ ट्राइंगल है। तो जैसा कि हमने सेम क्वेश्चन अभी शॉर्ट मतलब किया था, मैं आपको बता ही देता हूँ। किधर था वो क्वेश्चन, देखिए ये सेम क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था। तो आप इसका एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए। ओके, तो सेम क्वेश्चन है, वी नीड टू जस्ट फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस। तो एबीसी इक्वल है ना, क्या है, एबीसी आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। तो एबीसी एंगल ऑफ ट्रायंगल है, तो हम इसको कुछ प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, जैसे ए इक्वल टू, मतलब ए इक्वल टू 180 माइनस बी प्लस सी, इस ऐसी चीजों का यूज कर सकते हैं। अब ऐसी चीजों का यूज करके हम अपना फाइनल आंसर निकाल लेंगे, जो कि आएगा दैट इज जीरो। ओके, वेट वेट, इसका आंसर जीरो आएगा। ओके, तो आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। तो इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ क्या प्रोसेस रहेगी इसकी। प्रोसेस की रहेगी, सबसे पहले हम इसको मतलब इसको ओपन कर लेंगे। ओके, तो ओपन एक्सपेंड कर लेंगे मतलब, तो एक्सपेंड करेंगे, फुली एक्सपेंड करेंगे इसको, कोई किसी स्पेसिफिक नोड की तरफ से नहीं करेंगे,
उसके बाद हम इसमें कॉमन लेंगे और फॉर्मुलेस का यूज करेंगे। फॉर्मुलेस का यूज करेंगे 2 थीटा और ए माइनस बी माइनस ए वाले फॉर्मुलास का यूज करेंगे। लास्ट में एक कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर स्क्वायर सी इक्वल टू 1 - 2 cos A cos B cos C, इसका यूज हो जाएगा फॉर्मूले का, और अपना आंसर थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, अपना ट्रायंगल 0 आ जाएगा। ओके, ट्रायंगल का एरिया। अभी अभी क्या करना है हमें? थीटा एक 30 क्वेश्चन है। एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है। ओके, तो हमें लिमिट निकालनी है। तो लिमिट के लिए हमें सबसे पहले एफ टी निकालना पड़ेगा। एफ टी अपॉन टी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें एफ टी निकालेंगे इससे। तो यहाँ से हम एक टी कॉमन ले सकते हैं। एक टी कॉमन ले लिया, क्या बचा? कॉस टी, 2 sin t, और sin t 1 1 1 एंड 1 2 t और टी। ओके, और कुछ चीजें और कर सकते हैं इसमें हम, कि पहला वाला जो है ना, जो पहला वाला है प्लस सी, सॉरी R2 को हम रिप्लेस कर दें अगर R2 - 2 टाइम ऑफ R3, तो इससे रिप्लेस करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0। ओके, ये 0, ये -1 और ये 0। ओके, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 1, मतलब साइन टी बचेगा नेट। तो साइन टी अपॉन क्या था इसका? टी स्क्वायर। एफ टी था, एफ टी की वैल्यू आ गई। अब इसमें लगी है लिमिट। लिमिट टी टेंस टू 0। अब टी टेंस टू 0 जाएगा, तो अब देखो साइन का क्या होता है, जब थीटा उसका जब जब 0 की तरफ टेंड करता है, वो खुद 0 की तरफ टेंड करने लग जाता है। तो ये 0 तक जाएगा, और ये 1/0 स्क्वायर है। ओके। ओके, तो ये अंततः क्या आएगा हमारे पास, मतलब कुछ वैल्यूज आएंगी, और हम ये 0 तक ही टेंड करेगा। ये 1 तक टेंड करता है साइन साइन टी अपॉन टी। ओके, तो ये 0 तक टेंड कर जाएगा। ओके, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 0। ओके, अभी क्वेश्चन है हमारा 31। तो 31 क्वेश्चन है, वी नीड यू जस्ट टेक अ 1 मिनट, और सॉरी 5 सेकेंड। दिस इज क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। 5 मिनट का टाइम लीजिए। ओके, 5 सेकेंड का, सॉरी 5 सेकेंड का टाइम लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, और पॉज कर देना। तो आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा इसको। अगर नहीं किया है तो अभी मेरे साथ सॉल्व करिए। ओके, तो हमें इससे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा निकालना पड़ेगा सबसे पहले। मैक्सिमम वैल्यू थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं? देखो, मैक्सिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की हम कैसे निकाल देते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर। तो उसमें डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 करते थे, और वही वैल्यू पुट करके हम अपने मतलब इसमें पुट कर देते थे, जिससे हमें वैल्यू मिल जाती थी। तो इस यही चीज हम अभी करेंगे। तो इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो 1 इसको डायरेक्ट एक्सपेंड ही कर दीजिए, और उसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। मेरे साथ 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 सॉल्व कीजिए सब लोग। तो 1 - 1 - cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा। तो 1 प्लस, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos थीटा। देखो, अगर इसमें 1 हो गया, 1 प्लस प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा। ओके, ये हो गया। अभी हम ये कुछ चीजें कैंसिल कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, ये हो जाएगा कैंसिल, ये भी हो जाएगा कैंसिल। ओके, ये माइनस था, ये पॉजिटिव हो जाएगा cos थीटा, वो जो हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा। ओके, तो ये है 1 माइनस में है। ओके, तो 1 माइनस में ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये बचा cos थीटा पॉजिटिव का। ओके, cos थीटा पॉजिटिव है, sin थीटा पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास बचेगा अभी 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस cos थीटा sin। अभी इसको डिफरेंशिएशन करके, इसका डिफरेंशिएशन करके 0 कर देंगे,
जो वैल्यू आएगी उसमें इसको पुट कर देंगे। ओके। तो ओके, तो अभी यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई थी, क्या वैल्यू आई थी? इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई थी थीटा की, डिफरेंशिएशन करने के बाद तो थीटा की वैल्यू आई थी व्हेन साइन टू थीटा इक्वल टू -1, यानी कि साइन थीटा -1 है, साइन टू थीटा -1 है, यानी कि 90 डिग्री पर, सॉरी 90 डिग्री जो क्वाड्रेंट होता है ना, यहाँ पर थीटा पॉजिटिव, ये +1 होता है, यहाँ -1 होता है, तो हो जाएगा 27 डिग्री, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री पर ये -1 है, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, 270/2 करेंगे तो ये होगा 135, 135 डिग्री सर। ओके, 135 पे थीटा क्या होगा, 1/2। ओके, 135 पे होगा 1/2। ओके, तो ये अपना आंसर है थीटे का वैल्यू। अब यही वैल्यू हम पुट करेंगे ना इसमें सारे, तो ये होगा 1/2 आ जाएगा। कैसे आएगा 1/2, ये भी देख लीजिए आप। देखो, ये कॉस होता है नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, और ये 1/2, वन बाई रूट टू 1/√2 होगा, 1/√2 1/2 कट के 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या था, 1/2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास दे रखा है। एफ ऑफ एक्स क्या है, 0, x-1, x-b, सॉरी x-a, x-b, x+a, 0, x-c, x+b, x+c और 0। तो हमें कुछ चीजें फाइंड करनी है कि अगर हम x की जगह पर a रख दें तो इसको हम, चलो इसको हम ऑप्शन विधि से करते हैं। ऑप्शन विधि, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग होता है ना, उसी तरह से होती है ऑप्शन विधि। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ऐसे अंदाजा लगाया जाता है कैलकुलेशन से, कल कैलकुलेशन करो, अगर अंदाजा सही बैठा तो ठीक है आंसर, वरना फिर हो गया सत्यानाश। तो ए डालिए था सबसे पहले, ए, इस इक्वेशन में ए रखते हैं, ए पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ए पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा a-b, और यहाँ पे हो जाएगा 2a, हो जाएगा 0, और a-c, ये हो जाएगा a+b, हो जाएगा a+c, और ये 0। ओके, तो जहां तक मुझे लग रहा है, मे बी ये 0 ना हो सके, और हो भी सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो ये 0 तो नहीं है। ओके, कि ये 0 तो नहीं हो पाएगा, तो हमें ए को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम बी रखेंगे तो अभी नहीं हो पाएगा, 1 रखेंगे तो मे बी हो जाए, तो अब रखते हैं x = 0। तो 0 रखेंगे तो हो जाएगा ये 0, a, b, -a, -b, 0, 0, -c और c। तो ये हो गई हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने देखा होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक, उसका डिटर्मिनेंट हमारे साथ 0 होता है। तो ये आंसर है अपना। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए कि अगर आपको दिखे कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो फिर आप उसको 0 डिटर्मिनेंट एक मतलब कंसीडर करते हैं। तो अभी करते हैं 33 क्वेश्चन। तो इफ ए इक्वल टू कुछ एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसका हमें क्या निकालना है, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं। तो हमें इसको फाइंड करना है कैसे। देखो, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूले में अपॉन में आता है ए डिटर्मिनेंट, यानी कि अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम इसे वो इसको मतलब इसको ए इनवर्स को एग्जिस्ट नहीं करा सकते। ओके, तो ए इनवर्स नहीं होगा, इन्वर्टेबल नहीं होगी वो मैट्रिक्स, अगर अगर इसका डिटरमिनेंट 0 है तो। अब यहाँ पर 0 नहीं करना है हमें, 0 नहीं करना है यानी कि हमें लेमडा की ऐसी वैल्यू निकालनी है जहां पर ये 0 है। ओके, तो इसके लिए हम, या तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए या फिर थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, तो इसको बस एक्सपेंड करके आंसर निकालना है। तो एक्सपेंड करेंगे तो इसका आएगा क्या आएगा,
8 प्लस 5 लेमडा आ जाए एक्सपेंड करने पर। तो अभी हमें क्या करना है कि जो 5 लेमडा है वो नॉट इक्वल टू 8 होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई करेगी। यानी कि लेमडा नॉट इक्वल टू 8/5, सॉरी माइनस का। तो ये नॉट इक्वल टू होगा तभी ये फाइंड करेगी, यानी कि अपना आंसर होगा डी। नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ देम इज मैचिंग द अपर आंसर। ओके, अभी देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 34। इफ जो है ए इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है यानी कि इनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। अगर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है देन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ओके, तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें। तो देखो, एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। तो देखो, इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट। यानी कि ये तो सही है, करेक्ट तो है ये ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ इनवर्स, दोनों ये भी मतलब ये थोड़ा सा ठीक है। नेक्स्ट, ए बी इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए, ये भी ठीक है प्रॉपर्टीज के अनुसार। नेक्स्ट, ये ए प्लस बी का होल इनवर्स, तो इसमें ये बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स ये करेक्ट नहीं है। ओके, तो ए प्लस बी का होल इनवर्स नॉट इक्वल टू, मतलब ये होगा ये जरूरी नहीं है। ओके, ये अपना आंसर है, इट्स नॉट करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 35। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम जीरो एंड, ओके, तो हमें फाइंड करना है इस जो डिटरमिनेंट दिया है उसकी वैल्यू जीरो है, तो वैल्यू फाइंड करनी है एक्स इनवर्स वाई इनवर्स और जेड इनवर्स। ओके, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, थोड़े से कुछ एप्लीकेशन करते हैं। C1 को एक्सचेंज करते हैं C3, C1 माइनस C3 से, और C2 को हम एक्सचेंज कर रहे हैं अगर C2 माइनस C3 से। तो ये दो एक्सचेंज है, इन इनको करने के बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी, वो होगा X 0 1 0 Y 1, और माइनस जेड और 1 प्लस जेड। ओके, तो ये तीन मतलब ये वैल्यू प्राप्त होगी पूरी। अभी हम इसको एक्सपेंड कर देंगे R1 के अलावा अगर एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमें फुल प्राप्त होगी क्या, XY प्लस XYZ प्लस XY प्लस XYZ। सॉरी, एक्स नहीं होगा इसमें, YZ होगा। तो अभी हम XYZ से डिवाइड दे देंगे, तो XYZ से डिवाइड देंगे क्या बचेगा, 1/X प्लस 1/Y 1/Z इक्वल टू जीरो। यानी कि एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स। ओके, तो ये हो गया अपना आंसर बी। वेट वेट में आई मार्क ऑल। ओके, तो ये हो गया अपना 35। अब करते हैं 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन है क्या, द वैल्यू वी नीड टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो ऐसे क्वेश्चन में भी इसको आपको ट्राई करना चाहिए। तो 10 सेकेंड आपके लिए फिर से, तो टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, तो आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके। तो इसको फाइंड कर सकते हैं, तो कैसे फाइंड करें, तो इसमें मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि सबसे पहले C1 को रिप्लेस करो C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो तीनों को रिप्लेस कर दो। अब C1 प्लस C2 प्लस C3 से रिप्लेस कर दो। और और क्या कर सकते हैं इसमें, और इसमें एक दो ऑपरेशन और करने हैं। अब ये करने के बाद एक कुछ कॉमन आएगा, कुछ तो आएगा। उसके बाद एक और एप्लीकेशन होगा, R1 को रिप्लेस करना पड़ेगा R1 माइनस R2 से, और R3 को रिप्लेस करना पड़ेगा R3 माइनस R2 से। ओके, तो ये एक और
ऑपरेशन हो गया। अब इन ऑपरेशंस के बाद अगर फिर से कॉमन लेंगे कुछ और उसके बाद एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 9y² x+y। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं वैसे, बट जस्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई विच इक्वेशन वी कैन पुट इन प्लेस ऑफ दिस रोज एंड कॉलम। तो इस चीज में आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, तभी आप इसको सॉल्व करने पड़ेगी, क्योंकि ये, हाँ, ये थोड़ा सा टाइम लेती है। अगर आप इसको एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व करें इसकी प्रैक्टिस बिना करे हुए, तो ये आपका टाइम खींच जाएगी बहुत सारा। So be prepared for the JEE exam and just practice for this chapter like determinant and matrices. Okay, चलो तो अब करते हैं 37 क्वेश्चन, जो हमारा MCQ का लास्ट क्वेश्चन है। तो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ ए विच मेक डिटर्मिनेंट। तो ये एक डिटर्मिनेंट बना रही हैं इक्वल टू 86 जो है। देन सम ऑफ दीज नंबर इज। तो दो वैल्यू है हमारे पास ए की, तो ए की दो वैल्यू हमें निकालेंगे। तो ए के लिए दो वैल्यू निकालने के लिए हमें, चलो इसको सीधा एक्सपेंड कर देते हैं, सीधा एक्सपेंड कर देते हैं। ओके, तो सीधा एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, तो सीधा एक्सपेंड कर देते हैं। तो 1 है, ये हो जाएगा 2a² +4, और ये -2 था तो +2 हो जाएगा, और ये 4a, ये 0 0 हो जाएगा, +5 8। ओके, तो इसको हमें 86 करना है, 86 कर देंगे। तो यहाँ से ये 4 आएगा, और 8×5 = 40, तो 44 यहाँ से माइनस कर देंगे हम। तो 44 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, मे बी 42 आएगा। ओके, तो यहाँ से आ गया अपना 42। ओके, तो 42 आया, और यहाँ पर a² था, तो a² से मतलब 2a² है ना, तो 2 से एक बार और डिवाइड दे देंगे, तो अपना नेट आएगा कितना, a² +4a-21 = 0। तो डिवाइड हो जाएगा 7 और 3 में ये। तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे से, a की वैल्यू आएगी -7, और a की वैल्यू आएगी 3। तो 7 और 3, ये दो वैल्यू है, इनको ऐड करेंगे तो -4 इनका आंसर है। अगर इनने बोला होता कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती 4, लेकिन इन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यू बोली नहीं। तो इन्होंने बोला है कि नम वैल्यू फाइंड करनी है, जस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, आ जाएगा 4। अभी बचा फिल इन द ब्लैंक्स, तो आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स पे, और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद क्या है, तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स को भी अगले सेशन में देखेंगे। आज हम ट्रू और फॉल्स देख लेंगे, तो फिर अगले सेशन के लिए बचेगा हमारे पास लॉन्ग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और दिस फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आज बचे कितने, 48 to 56। चलो, तो हम करते हैं अपने ट्रू और फॉल्स। और हाँ, अगर थोड़ा टाइम बचेगा तो उनको भी देख लेंगे, एक तो नए नए कंसेप्ट बता दूंगा आपको। ओके, तो क्वेश्चन है ए क्यूब ऑफ इनवर्स। ए क्यूब, थोड़ा सा और उसको कर लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं। हम्म, तो ए क्यूब ऑफ इनवर्स इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स ऑफ क्यूब वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यू को हम लिख सकते हैं a × ऑफ होल इनवर्स, और फिर उसके बाद हम लिख देंगे इसको a 1 और ऐसा ही हम a 1 ऑफ क्यूब को कर देंगे, यानी कि ये है हमारा ट्रू, ट्रू है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है a 1 ये इक्वल है 1/a ऑफ a 1 के या नहीं। तो ये मतलब इक्वल है या नहीं, ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि हम इसको, देखो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। देखो, अगर दोनों सेम होते और सेम होंगे और मल्टीप्लाई कर दें तो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो अब इनको मल्टीप्लाई करें, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम, ये जो ए है, ए जो ए है, तो ए का इनवर्स इक्वल है ना। तो अगर हम इसके बिना ए को नॉर्मल मैट्रिक्स माने, बिना इनवर्स किए हुए,
और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आइडेंटिटी आना चाहिए। तो ए इंटू 1/a ऑफ ए इनवर्स करें, तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास आइडेंटिटी, यानी कि 1। अभी देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ए इंटू 1/z, मतलब 1/a। ओके। ओके। तो देखो ए है, तो मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, ए अपॉन ए, ए अपॉन ए इंटू ए ऑफ ए इनवर्स। देखो ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, यानी कि ये आ गया आई, रियल में आ गया। अब ये रियल में आ गया यानी कि इनवर्स तो है, तो एक दूसरे के इनवर्स है, यानी कि दोनों इक्वल होंगे, तो इक्वल होंगे तो फिर मतलब ये इक्वल हैं। ओके, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन देखते हैं। ये 50 है, ए इनवर्स नॉट इक्वल टू ए ऑफ, मतलब देखो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल होगा ए के इनवर्स का, मतलब ए ऑफ मतलब अपॉन में होगा कि नहीं, देखो ये होता है, इट्स रियल। ओके। वेयर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसके लिए नहीं होगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो ये फॉल्स होगा। ओके, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये इक्वल नहीं होते। वैसे तो इक्वल होते हैं नॉर्मली, एट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इक्वल, बट सम केसेस दे आर लाइक सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ऑल, ये इक्वल नहीं होते, बाकी सब जगह इक्वल होते हैं। ओके, यानी कि ये फॉल्स है, इक्वल होंगे होंगे। ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 51। इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 एंड, देखो ए और बी दो मैट्रिक्स हैं ऑफ ऑर्डर 3, और ए का डिटरमिनेंट 5 है, बी का डिटरमिनेंट 3 है, देन 3 ऑफ, मतलब डिटरमिनेंट निकालना है 3 इंटू ए इंटू बी का इक्वल 27 इंटू 5 इंटू 3 होगा या नहीं, ये हमें फाइंड करना है। तो ये देख लेते हैं, चलो। तो अभी देखिए, अब 3ab को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 क्यूब ऑफ ए इंटू बी, ये लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब ये लिख दिया तो ए और बी को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अलग अलग। तो 3 क्यूब ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट, और जो कि यहाँ पे लिखा है सेम ही, 27, 5 इंटू 3 सेम है, तो 45 रियल है, तो ये ट्रू है। ओके। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन है, इफ the value of the third order determinant is 12, then the value of determinant formed by replacing each element by its cofactor will be 144 or not। देखो, तो ये ट्रू होगा, क्योंकि देखो अगर ए है, ये है कितना, 12, इसका डिटरमिनेंट 12 आ रहा है। आल्सो वी हैव गिवन ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो एडजॉइंट जो होगा, एडजॉइंट ए वो होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए का, होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए n-1। तो n है यहाँ पे 3, 3 - 2 यानी कि 2, 2 का फैक्टर आ रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं जो इसका मतलब इसके, अगर हर एलिमेंट को रिप्लेस करेंगे इसके को फैक्टर से, तो ये स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। हो गया अपना आंसर, नहीं कि ये भी ट्रू है। अब देखते हैं, ये एक मैट्रिक्स दिया है इक्वल टू 0, फिर ए बी सी आर इन एपी। तो ए बी सी अगर ए बी एपी में है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक किसी विशेष एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू ए प्लस डी और ए प्लस 2d, इस फॉर्म में होगा ए बी सी। ओके, तो देखो पहले वाले में 1 2 3 है, दूसरे वाले में 2 3 4 है, और अगर हम यहाँ पर फिर से देखो ए बी सी की जगह पर यही चीजें पुट कर दें, यही चीजें पुट करेंगे ना, ए ए प्लस डी ए प्लस 2d,
तो ये आपस में कट के, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि डी, 2D और 3D ये भी पुट कर सकते हैं। कुछ बात नहीं है, क्योंकि हाँ यहाँ पे हम ए इक्वल टू जीरो मान लेंगे, तो यहाँ से फिर एक डी कॉमन ले लेंगे और ये दोनों फिर सेम हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड वाले कॉलम, फर्स्ट और थर्ड वाले कॉलम। फर्स्ट और थर्ड वाले कॉलम जैसे ही कॉमन हुए, तो हम यहाँ से हम दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो ये वन हो जाएगा, ये पूरा वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। ये भी ट्रू ही है। ओके, ये भी ट्रू हो गया। अब देखते हैं 53 क्वेश्चन। 53 है, क्या है 53 क्वेश्चन? ये है एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर है, वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ टू ऑर्डर। तो ये ट्रू है नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या अभी मैंने बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है उसका ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। कह रहा ना। लेकिन अब यहाँ पर n की वैल्यू 2 है। अब 2 है तो 2 - 1 1 होगा, यानी कि मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होगा ए के डिटरमिनेंट के बराबर। यहाँ पर क्या दिया है लेकिन, ए स्क्वायर के डिटरमिनेंट के बराबर, यानी कि ये जीरो है, मतलब ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। ओके, ये हो गया फॉल्स। अब देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डिटरमिनेंट। तो इस इसके मतलब ये जो है, इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है, वो जीरो है या नहीं ये फाइंड करना है। ओके, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको फाइंड करने के लिए हम थोड़ी सी टेक्निक अपना सकते हैं। तो किस प्रकार की टेक्निक होगी, तो देखिए। ओके, तो हम इसमें क्या करें, ये देखो, या तो आप डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दो, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि एक्सपेंड करेंगे तो ये बहुत ज्यादा टर्म में खुल जाएगा, बहुत ज्यादा अपने आप को विस्तारित कर लेगा। तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर हम करें C3 इक्वल टू C3 - C1, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, ये हो जाएगा साइन, मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम हो जाएगा, और ये दोनों कॉलम सेम हुए तो ये हम टोटल जीरो कर सकते हैं, तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो यानी कि सत्य है। ओके, तो ये ओके, ये क्या होता, ये साइन ए साइन बी साइन सी हो जाएगा, और ये भी साइन ए साइन बी साइन सी हो जाएगा। ओके। ओके, तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द डिटर्मिनेंट, इस एक बड़ी सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है, मतलब splits into exactly k determinants of order 3, each element of which contain only one term, then the value of k is 8। तो ये फाइंड करना है, ये वैल्यू ऑफ k जो है 8 होगी या नहीं, ये फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो अब हम इसमें स्प्लिट करेंगे इसको R1 के, R1 से, तो R1 से स्प्लिट करेंगे, तो ये क्या आएगा, XP और 1, और नेक्स्ट जो बनेगी उसमें क्या आएगा, A U और F। बाकी में सारे में दोनों दोनों में सेम सेम, इसमें भी सेम सेम। ओके, अब करेंगे हम R2 से स्प्लिट, तो R2 से स्प्लिट करेंगे, चार भागों में डिवाइड हो जाएगी। ओके, सो देखो, जैसे ही जैसे हम स्प्लिट करते जा रहे हैं, सिमिलरली वी कैन स्प्लिट दीज फोर डिटरमिनेंट्स इन 8 डिपार्टमेंट। So by splitting each one in two determinants further, so given statement is true। तो देखो, पहले वाली में से टू हुआ, अब टू हुआ तो टू के फिर चार हो गए, और चार के फिर आठ हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारा सत्य है। ओके, तो अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने देखा नहीं था, ये भी है। ओके, तो चलिए, तो लेट जो है हमारा एक जो थीटा है, मतलब जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल APX और BQY CRZ इक्वल टू 16 दे रखा है, देन λ1, मतलब ट्रायंगल 1 निकालना है हमें, जो कि 32 दे रखा है। ओके, ये फाइंड करना है 32 होगा कि नहीं। तो इसमें क्या किया है, P+X A+X A+P, ओके, Q+Y B+Y और B+Q, R+Z Z C+Z और C+R। तो इसमें हम क्या करें, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या होगा, ट्रिक, इसमें ट्रिक ये है कि देखो, इसको हमें इस मैट्रिक्स में मतलब रिप्रेजेंट करना है। अगर ये रिप्रेजेंट हो पाया, वो भी मल्टीप्लाई बाय 2 से,
तो हम इसको बोल देंगे 32 है या नहीं। ओके, तो हम एक एप्लीकेशन अपनाते हैं, C1 को रिप्लेस करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 से। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू कॉमन होके P प्लस एक्स प्लस ए और Q प्लस, मतलब टू इसमें कॉमन हो जाएगा, तो टू इसमें से बाहर ले लेंगे और बचेगा क्या, P प्लस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, ए प्लस पी और Q प्लस वाई प्लस क्यू। ओके। ओके, तो अभी इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी और बचेगी, यहाँ पे एक और अप्लाई करना पड़ेगा। C1 को अप्लाई करेंगे C1 माइनस C3 से और C2 से। ओके, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा सा और रिड्यूस होगा। इसके बाद एक और हम स्टेप करेंगे, C3 को अप्लाई करेंगे C3 माइनस C1 से। ओके, तो ये एंड में एक और अप्लाई करना पड़ेगा कंटिन्यूअस। C2 को अप्लाई करेंगे हम C2 माइनस C1 से, सॉरी C2 को अप्लाई करेंगे C2 माइनस C3 से। ओके, तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा 2 इंटू P एक्स A Q Y B R Z C, जो कि हमारी पूर्व मतलब पहले वाली ये वाली है, ये वाली मैट्रिक्स है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 16 दैट इज 32, जो कि हमारा आंसर सही है। ओके, अब नेक्स्ट द मैक्सिमम वैल्यू, ये फिर से आ गया सेम क्वेश्चन। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1/2 है या नहीं, या भी हमने फाइंड किया था, क्योंकि इसमें थीटा का वैल्यू कितना आ रहा था, थीटा का वैल्यू आ रहा था 135 डिग्री आ रहा था ना। ओके, तो यहाँ से 1/2 है या नहीं, ये तो सत्य है, ये भी सत्य था। ओके, दोनों ट्रू हैं। सो इसी के साथ हम अपने आज के लेक्चर का यहीं समापन करते हैं। कल के लेक्चर में या फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा, उसमें हम देखेंगे इसमें जो बचे हुए इसके ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, और लॉन्ग आंसर के साथ साथ हम इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स बचे हुए हैं कुछ, तो वही देख लेंगे। ओके, तो तब तक के लिए कोई आप क्वेश्चन करते रहिए। गुड बाय, सी यू।